नमस्कार, हमारी खास पेशकश दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। आज दंगल 2024 में बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, क्योंकि यहां की सियासत ने इन दिनों प्रदेश का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। जी हां, जहां एक तरफ हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने कांग्रेस का साथ हाथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन सबके बीच हिमाचल सरकार पर अब खतरा मंडराने लगा है। अगर इन सभी नेताओं ने उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली तो बीजेपी और कांग्रेस 34 विधायकों के साथ बराबरी पर आ जाएगी। और आपको बता दें कि सदन में बजट सत्र के दौरान इन नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर के स्पीकर ने इन्हें अयोग्य भी ठहरा दिया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। और चलिए वहीं हम आपको हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों के बारे में ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कब वो शामिल हुए और कब कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हो गए। तो हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधानसभा में उतरने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, और वो शामिल हो गए हैं। तो वहीं रवि ठाकुर जो है लाहौल स्पीति से बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजेंद्र राणा की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुजानपुर से बीजेपी में अभी फिलहाल शामिल हो गए हैं। तो ये 3 फिलहाल विधायक आपको बता रहे हैं, और इसके साथ राजेंद्र राणा जो है सुजानपुर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये सभी बागी विधायक हैं जो पहले कांग्रेस में थे, यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। इंद्रदत्त लखनपाल भड़सर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और इसके बाद इन्होंने कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। चैतन्य शर्मा गगरेट से बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले कांग्रेस में थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के वक्त में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और तब से बागी विधायक की लिस्ट में शुमार हो गए। देवेंद्र कुमार भुट्टो कुटलहैड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें 6 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव में उतरे हैं। और चलिए इसके साथ ही अब हम बात करते हैं हिमाचल के उन बागी निर्दलीय विधायकों के बारे में जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हिमाचल के बागी निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा हमीरपुर से बीजेपी में शामिल हुए हैं। होशियारपुर सिंह देहरा से बीजेपी में शामिल हुए हैं। केएल ठाकुर आपको बता दें वो नालागढ़ से, और ये भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये 3 निर्दलीय विधायक हैं। देहरा से आपको निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर जो है नालागढ़ से है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अभी जो जानकारी मिली है कि कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और वहीं हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा है, लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करें आपको ग्राफिक्स के जरिए उनका राजनीतिक सफर अब हम आपको बताते हैं। तो सुधीर शर्मा का जो राजनीतिक सफर रहा है वो 2003 में सुधीर शर्मा ने बैजनाथ से पहली बार चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद 2007 में वो बैजनाथ सीट पर जीत उन्होंने हासिल की थी। इसके साथ ही आपको यह हम बता दें कि किस तरह से वो वीरभद्र सरकार में मंत्री भी बने हैं। और 2017 की अगर हम बात कर ले तो सुधीर शर्मा जो है धर्मशाला से हार गए। 2022 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की है। तो इन सब के बाद मंत्री पद ना मिलने की वजह से ये देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है सुधीर शर्मा का क्या कुछ राजनीतिक सफर रहा है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, तो इसके साथ देखिए कि 2003 में सुधीर शर्मा ने बैजनाथ में से जो है पहली बार चुनाव लड़ा और वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। इनका ये राजनीतिक सफर है। 2000 अगर हम 7 की बात करें तो सुधीर शर्मा ने बैजनाथ सीट पर से जीत हासिल की। लगातार इस तरह से जो है 2-3 बार उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक कहे कि उनकी पैठ जो है वो रही है। 2012 की धर्मशाला सीट से वो जीते और वीरभद्र सरकार में मंत्री बने हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताएं, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में सुधीर शर्मा जो है धर्मशाला से हार गए, वहां से उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, यानी वहां की जनता ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया था। 2022 में फिर से वो कांग्रेस की टिकट पर जो है चुनाव लड़े और वहां से उन्होंने जीत हासिल की और वो विधायक बने। लेकिन 2 साल के बाद ही 2024 में देखिए किस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। उन्होंने मंत्री पद ना मिलने के चलते जो है एक नाराजगी जाहिर की और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो ये तमाम ऐसी वजहें रही हैं
जिसको लेकर के उन्होंने क्रॉस वोटिंग यहां पर की है। और चलिए अब हम राजेंद्र राणा की यहां पर बात कर लेते हैं। उनके राजनीतिक सफर को हम दिखाते हैं कि 2012 में राजेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी से रिश्ता अपना तोड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गए और इसके साथ ही वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन दिया और इसके बाद राजेंद्र राणा कांग्रेस में चले गए थे। आपको बता दें कि ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि निर्दलीय वो चुनाव लड़े, वो जीते और फिर उन्होंने वीरभद्र सरकार में अपना समर्थन दिया है। 2014 की बात करें तो कांग्रेस ने हमीरपुर से उनको लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि प्रत्याशी बनाया। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने उन्हें हरा दिया। हमीरपुर पे कहते हैं कि अनुराग ठाकुर की पैठ बड़ी अच्छी है। 2017 की अगर हम बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल को यहां पर हराया था और 2022 की अगर हम बात कर ले तो राजेंद्र राणा तीसरी बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने मंत्री पद ना मिलने के चलते राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद राजेंद्र राणा फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से वो उपचुनाव लड़ेंगे। जहां से वो विधायक थे उसी सीट से उन्हें वापस से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो राजेंद्र राणा, और आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं और अब इसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा हम शुरुआत यहां पर करें। लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब वो यहां पर शामिल हुए थे इसमें कि अनुराग ठाकुर ने इनको शामिल कराया था, इनका स्वागत किया था बीजेपी में शामिल होने को लेकर के। उसके बाद उन्हें उपचुनाव में उतारा गया है, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो 6 बागी विधायक हैं वो अब उपचुनाव लड़ेंगे। तो खतरे में फिलहाल आपको बता दें एक हिमाचल की सरकार भी जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ये कह दिया है कि आगे आने वाले यानी कि 4 जून को हर किसी को इंतजार होगा, जनता भी देखेगी कि ना केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो लगातार हम यहां पर दंगल 2024 की बात कर रहे हैं और हिमाचल की राजनीति की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल की राजनीति की क्योंकि आज 2 अलग तस्वीरें नजर आई थी। सुधीर शर्मा जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके आंखों से जो है आंसू छलके थे, तो वहीं एक तस्वीर राजेंद्र राणा की भी नजर आई थी, क्योंकि गुरु चेले कहे जाते हैं प्रेम कुमार धूमल और राजेंद्र राणा, और आज काफी सालों के बाद जब मिले तो राजेंद्र राणा ने प्रेम कुमार धूमल के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया है। तो ये 2 तस्वीरें कहते हैं कि सियासत की राजनीति में काफी अहम है। और चलिए हम सीधा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ विकास चौहान है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति को। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। धन्यवाद जी। विकास जी, सबसे पहले तो आज जो तस्वीरें नजर आई, एक तो सुधीर शर्मा जो है उनकी आंखों से आंसू छलके और उन्होंने कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं जनसेवा करना चाहता हूं, मैं जनसेवा के लिए ही आया हूं। इसके साथ दूसरी चीज कि गुरु चेले कहे जाते थे प्रेम कुमार धूमल, क्योंकि राजेंद्र राणा कभी बीजेपी में थे, फिर वो वापस से इसमें चले गए। तो ये जो उनके पैर छूना और ये कहना कि हाँ जहां से भी चुनाव कोई लड़ेगा बीजेपी को जिताने की कोशिश करेगा, हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। मैं राणा जी से शुरू करना चाहूंगा। राणा जी जब भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के समय में, उन्होंने कभी भी इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी कि कोई रिश्ते, जैसे उनके गुरु आप कह रहे हैं कि धूमल जी उनके गुरु रहे, तो उन्होंने कभी भी धूमल जी के खिलाफ कोई भी शब्दों का इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया था। फिर मैं आज जब उनका मिलना हुआ तो इसी कारण एक बीच का जो उन्होंने रास्ता छोड़ रखा था कि हाँ कि ये इस हद तक हम कहीं ना जाए, क्योंकि आजकल हिमाचल के संदर्भ में अगर देखा जाए कि शब्दों में ऐसी कड़वाहट आ गई है कहीं ना कहीं कि हम ये नहीं देख रहे कि भविष्य में हम एक दूसरे के आमने सामने कैसे आएंगे। सुधीर जी उसी चीज के बारे में उन्होंने कि क्या नहीं कहा, कहीं ना कहीं उससे दुखी होके वो कहीं ना कहीं भावुक थे। तो हिमाचल में आजकल जो शब्दों के एक हिमाचल की हमारी परंपरा थी कि हम कहीं ना कहीं भाषा का एक संयम रखते थे, वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। जी।
विकास जी, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा जो मुझे लग रहा है, और शायद आप भी इससे संभवतः सहमत होंगे कि राजनीति में एक नया अध्याय अब लिखा जा रहा है। क्या वाकई सुक्खू सरकार को संकट है? संकट अभी तो नहीं कह सकते हैं। अगर जुलाई में अगर ये सारी सीटें जीत जाते तो कहीं सुक्खू सरकार पे संकट बनता है। अभी तो कोई संकट नहीं। अभी फिलहाल अगर ये 6 जो विधायक अभी वापस से उपचुनाव लड़ेंगे और उसके बाद 3 विधायक जो है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है, कोर्ट का रुख करेंगे, अगर कोर्ट की तरफ से भी इजाजत दे दी जाती है, फैसले में कुछ पक्ष में बातें आ जाती हैं, तो संभवतः फिर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल। तो अगर ये 9 की 9 सीटें देखिए कि अगर पूरे उसमें देखे सिनेरियो में बीजेपी को 9 की 9 सीटें जीतनी है और कांग्रेस को सिर्फ इसमें से अगर एक भी सीट जीतती है तो कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में सफल रहती है। तो दोनों के लिए एक ये बहुत ही भाजपा के लिए ज्यादा परीक्षा है, क्योंकि 9 की 9 सीटें जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए मेरी समझ से। लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने तो इसको लेकर के दम भरा। उन्होंने कहा भी कि 4 जून का बस जनता इंतजार करे, ना केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार दिखेगी। हिमाचल हमेशा देश से अलग चलने, आपने क्योंकि पहले चुनावों में देखा होगा 4 उपचुनाव हुए जी। जिसमें एक सांसद का चुनाव था और 3 विधायक के चुनाव थे। यहाँ पर प्रतिभा सिंह जी का जीतना और बाकी भी सारी कांग्रेस सीटों का जीतना, जबकि सरकार भाजपा की थी। तो हिमाचल का सिनेरियो हमेशा इससे अलग रहता है कि पार्लियामेंट को लेके भी और असेंबली इलेक्शंस को लेके भी। तो अब ये देखना होगा कि अभी तो क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट निर्धारित नहीं हुए कि कौन कौन उम्मीदवार उनके सामने होंगे, और उसके बाद ही इस पे तो चर्चा की जा सकती है कि कितना वो रहेगा। हाँ, दोनों पार्टी अपनी ओर से एक ये राजनीतिक वो रहता है कि हम सभी सीटें जीतेंगे, ये दोनों पार्टियों का ही रहेगा। लेकिन विकास जी, आपको चैलेंजेस कांग्रेस के लिए क्या नजर आ रहा है? एक तो प्रत्याशी अभी तक नहीं मिले हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें जूझना पड़ रहा है चीजों को लेकर, क्योंकि अगर हम प्रतिभा सिंह की भी बात कर ले तो एक तरफ से वो तलखी दिखाती है कि इतने में चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी, मंडी से खासतौर से नहीं चुनावी मैदान में उतरूंगी। फिर जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है तो तेवर थोड़े नरम पड़ जाते हैं। यानी एक तो प्रत्याशी चुनाव तो में मुश्किलें हैं, जूझना यहां पर हो ही रहा है कांग्रेस के। इसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें जो है, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए, खासतौर से अगर हम देखें हिमाचल में? कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ, कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं नाराज है। नाराज तो नहीं मैं कहूंगा, नाराज है, क्योंकि जिस प्रकार से 14 वर्ष का, क्योंकि प्रतिभा सिंह जी का खुद का ये बयान रहा है कि कार्यकर्ता नाराज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादातर कार्यकर्ता नाराज है। जिस प्रकार की उम्मीद उन्होंने सरकार से की थी उस प्रकार से शायद उनके उसमें सरकार का कार्य नहीं रहा, जिसको सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया था। सबसे बड़ा चैलेंज वही है। मगर कहीं ना कहीं इनके लिए, कांग्रेस के लिए कुछ एक चीजें फायदेमंद भी है इसके साथ साथ। अगर हम देखेंगे कि इसी चुनाव में कांग्रेस के लिए अभी कहीं ना कहीं हिमाचल के आजकल मैं जो देख रहा हूं कि जो ओपीएस को लेके, क्योंकि राजस्थान के बाद हिमाचल में ये संकट मंडराने लगा है कि ओपीएस अगर सरकार बदलती है तो क्या ओपीएस रहेगी कि राजस्थान की तरह तो नहीं रहेंगे इसमें। इसलिए जो ओपीएस के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम बेनिफिट मिलना है गवर्नमेंट की ओर से, वो इस चीज को लेकर चिंतित है। इसलिए वो फिर से, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन लोग सरकारी जो कर्मचारी थे उनका बहुत, ओपीएस वालों का बहुत योगदान रहा है सरकार बनाने में, तो अब फिर से इन उपचुनावों में भी कहीं मुझे लगता है कि उनकी भूमिका रहेगी और कांग्रेस के हित में रहेगी। दूसरी चीज है जो 1500 रुपए महिलाओं के लिए, उसमें प्लस भी है माइनस भी, क्योंकि कुछ अगर वैसे बात कहूं तो 22 लाख महिलाएं हैं जिन्हें मिलना चाहिए था, मगर जो अभी फॉर्म आया था जिसपे रोक लगा दी है, बीजेपी ही उसमें गई थी चुनाव आयोग के पास, जिसके बाद इस पे रोक लगा दी थी। उसमें कुछ फायदा यह है कि जिन महिलाओं को वो मिलना था कहीं ना कहीं वो सरकार के पक्ष में हो सकती है, और जिनको नहीं मिलेगा, जो इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही है महिलाएं, वो कहीं ना कहीं नाराज होगी। तो ये सारी चीजें हैं कांग्रेस के फेवर, और जो इसके खासतौर से चैलेंजेस जो हैं वो, उसमें तो ये अकाउंट होता है फैक्टर। लेकिन आपने जो बात कही कि नाराज नहीं निराश है, अंतर अब क्या माने? क्योंकि सुधीर शर्मा भी जब जनसभा में थे तो आंसू तो छलके ही उनके, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की आज की जो स्थिति है ये सिर्फ मुख्यमंत्री की ही वजह से है। जो घर का मुखिया होता तो उसी की वजह से, अगर हम समझे राज्यसभा चुनावों को लेकर क्या उनको मुख्यमंत्री बनाना आलाकमान की बड़ी गलती थी, ये हम माने? कैसा है?
मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये कांग्रेस का वो है। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे उस परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, राज्यसभा चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा नंबर था, 40+3 इंडिपेंडेंट, 40 और 3 निर्दलीय विधायक थे। उसके बावजूद राज्यसभा के लिए 34-34 का टाई होना, कहीं ना कहीं जो घर के मुखिया थे उनकी कहीं कमी थी, यही दर्शाता है। घर के मुखिया की। और अगर यही थोड़ा सा उलट होता, क्योंकि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, ऐसा हुआ नहीं, क्या विकास जी हम ये माने कि अगर ऐसा होता तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती? ये हमेशा कहते रहे कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहती है, मगर आज तक कभी आधिकारिक तौर पे इस प्रकार का बयान नहीं आया। ना प्रतिभा सिंह जी ने कहा है, ना विक्रमादित्य, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह तो ने फिर कहा। नाराजगी किस बात के लिए विकास जी दिखती है कि जी कि कहीं ना कहीं कामों का ना होना, विक्रमादित्य सिंह का भी कई मर्तबा ये नाराजगी जाहिर करना कि उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उसमें इंटरवेन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी, और कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष फील्ड में काम किया है, उन्हें कहीं ना कहीं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कहीं और उनकी नियुक्ति करना, वो उस चीज को लेके इनकी नाराजगी रही है। अच्छा जी। विकास जी, अगर हम दल बदल को देखें तो अब के वक्त में पहले भी ये दल बदल हुआ करता था, लेकिन अब जिस तरह की संख्या में ये दल बदल हो रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी से छोड़ दूसरे पार्टी, तो क्या ये माने कि महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है कि जनता क्या उनके बारे में सोचती है, इमेज क्या रहेगी, ये सब अब मैटर नहीं करता है? क्योंकि हिमाचल में ये सबसे बड़ा एक दल बदल तौर पर देखा जा सकता है कि 6 के 6 विधायक नाराज हुए, क्रॉस वोटिंग की, बागी हो गए, और उसके बाद जाकर के उन्होंने दूसरी पार्टी भी ज्वाइन की, कोर्ट का भी रुक किया। मतलब काफी कुछ घटनाक्रम जो है हमने बदलते हुए हिमाचल में देखा है इस बार। मैं इसमें जो मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा मानना यह है कि हिमाचल के लोग कहीं ना कहीं स्वाभिमानी हैं। इस दल बदल को मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखता हूं कि किसी और बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये सभी विधायक जानते हैं कि उन्हें फिर चुनाव में जाना और उसके बाद जीत के आना इतना आसान नहीं होगा। उसके बावजूद दल को बदलना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत से इनके स्वाभिमान को, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंची होगी, किसी का कार्य नहीं हुआ होगा, या किसी की कोई अपनी अपेक्षा रही होगी, उसके तहत इन्होंने कहीं ना कहीं दल बदला है। जी। विकास जी, हमने देखा था जब ये बागी हो गए थे और कुलदीप पठानिया ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया था, चंडीगढ़ में थे, कई बार विक्रमादित्य उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे, और उस वक्त में जब 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हिमाचल में तो स्थिति को संभालने की कोशिश की और काफी हद तक संभाल करके यहां से गए भी हिमाचल से। उस वक्त में ये बात सामने आई थी कि अगर ये 6 बागी विधायक मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर के अगर हम ये कहें तो कांग्रेस कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। तमाम आरोप जो है वो यहां पर लग रहे हैं। तो एक तरफ ये कहना कि अगर मानते हैं तो वेलकम है, और जब नहीं मानते हैं तो ये कह देना कि हाँ, दूसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस की सरकार गिरा रही है। आप अगर इस पूरे प्रकरण को देखेंगे, जब ये चंडीगढ़ गए भी यहाँ से, उस समय भी इनकी सिर्फ एक ही मांग थी। इनका उस वक्त भी, इनसे जब बात हुई है, मेरी व्यक्तिगत, मैंने भी बात की एज ए जर्नलिस्ट, मैंने भी अपनी खबर के लिए इनसे बात की, तो इन्होंने कहा, इनका कहना था कि हमें सिर्फ मुख्यमंत्री परिवर्तन चाहिए, हम कांग्रेसी है और कांग्रेस में आने को तैयार है। उसके बाद स्थितियां बदली, इनका निलंबन हुआ और ये पूरा जो एक 24 से 25 दिन का पूरा का पूरा ये वो चला। उसके बाद ये उत्तराखंड गए, वहां से दिल्ली आए, तो ये एक उसके बाद प्रकरण चला। मगर शुरू में जो इनकी वो थी, इनका शुरू में एक ही वो था कि अगर मुख्यमंत्री को हाईकमान बदलती है, जिसमें बल्कि विक्रमादित्य दिल्ली जाने से पहले इनसे मिले, इनसे बात की, वापस दिल्ली से लौट के इनसे बात की, इनके तब भी एक ही वो था कि सिर्फ मुख्यमंत्री परिवर्तित अगर कांग्रेस करती है तो हम वापस आते हैं। नहीं विकास जी, जी बात करिए, अपनी कंप्लीट बात करती। तो इससे कहीं ना कहीं यही जाहिर होता था कि सब इनकी मंशा इतनी थी कि इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ हो सकती है, इनके काम ना हुए हो, या इनको जो अपने पद चाह रहे हो, या जो भी इनकी वो रही हो, मंशा रही हो,
तो इनकी सीधी सीधी नाराजगी मुख्यमंत्री से ही नजर आ रही है। जी, ये तो हमने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें की विकास जी। अगर हम बीजेपी को भी देख ले, क्योंकि सुधीर शर्मा उनके आने को लेकर के एक सभा का आयोजन किया गया था उनके स्वागत के लिए खासतौर से, लेकिन नाराजगी वहां पर भी कम नहीं है। यानी बीजेपी में भी जो बड़े नेता हैं वो भी नाराज हैं कि इस तरह से सुधीर शर्मा आए, उनको उपचुनाव में टिकट भी दे दिया गया। तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मतलब एक चुनौती के तौर पर हम इसे देखें, चैलेंज के तौर पर देखें, और इससे कैसे जो है बीजेपी निपटे, क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि बीजेपी इस मामले में काफी अपने डैमेज कंट्रोल को करने लगी हुई है। और सबसे अच्छा उनका ये जो स्टेप था कि उन्होंने टिकटें इमीडिएट देना, क्योंकि अभी हिमाचल में चुनाव के लिए, क्योंकि अभी मई 17 को शेड्यूल असेंबली के लिए शेड्यूल जारी होना है, तो समय से पहले कैंडिडेट्स को देना, जो नाराजगी थी वो नाराजगी दिख रही है। और धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी में मैंने एक चीज को देखा है कि बीजेपी में बहुत रेयर ऑफ रेयर उसमें रहता है कि बीजेपी का कोई पार्टी आला कमान के अगेंस्ट जाए। यहां पर होगा, 2-3 जगह पर ऐसा होगा, मगर मैक्सिमम बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल कर लेती है। मैक्सिमम जगह पे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। इसका आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा क्या? क्योंकि वैसे तो प्रेम कुमार धूमल सीधे तौर पे ये कह चुके हैं कि जो भी कमल खिलाने की कोशिश करेगा या कमल के लिए जो चुनावी मैदान में होगा उसका सपोर्ट और उसका समर्थन हम पूरी तरह से करेंगे। तो क्योंकि एक तरफ सुधीर शर्मा के लिए नाराजगी है बीजेपी के अंदर में कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं की तरफ से, तो दूसरी तरफ राजेंद्र राणा की बात करें तो उनके लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से जो है एक समर्थन मिल रहा है। तो क्या सुधीर शर्मा के लिए राहें इतनी आसान नहीं, ये मान लें? नहीं, अगर आप सुधीर शर्मा जिस समय चुनाव नहीं लड़े थे धर्मशाला से, और कांग्रेस ने सुधीर के अपने पारिवारिक कारणों के कारण एक मर्तबा सुधीर शर्मा चुनाव नहीं लड़े, उस दौरान जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वो तकरीबन 8200 के लगभग कांग्रेस का प्रत्याशी वोट ले पाया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सुधीर, मुझे लगता है कि सुधीर का वहां पर व्यक्तिगत वोट भी रहेगा, मगर उसके बावजूद किशन कपूर जी और का इस प्रकार से बयान देना कि ये मान्य नहीं होगा, हाईकमान को पुनर्विचार करना चाहिए। तो देखना ये होगा कि प्रदेश भाजपा और हाईकमान भाजपा इस डैमेज को किस प्रकार से रोकती है, क्योंकि अभी एक महीने का समय बाकी है। और कांग्रेस किस प्रत्याशी को, क्योंकि प्रतिद्वंदी कौन होगा उस पर निर्धारित करेगा, क्योंकि अभी ये आकलन कर पाना, क्योंकि अभी सामने ये नहीं पता है कि किसका प्रतिद्वंदी कौन है, इससे पहले ये कह पाना कि किसकी राह आसान है, किसकी राह मुश्किल है, तो अभी ये जल्द होगा कहना। और चलिए विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम इसी चर्चा को जो है जारी रखेंगे। वहीं हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव बिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर और हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी राजीव बिंदल जी, जिस तरह को भी नमस्कार जी राजीव बिंदल जी, जिस तरह से हम इस पूरे हिमाचल की राजनीति को लेकर की बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर विकास जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक नाराजगी बीजेपी के अंदर थोड़ी नजर तो आ रही है। जैसे सुधीर शर्मा जो है उनको टिकट भी दिया गया जनसभा में, लेकिन आंसू छलके थे उनके। तो वहीं राजेंद्र राणा के लिए प्रेम कुमार धूमल जो है उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें गले भी लगाया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को आने वाले दिनों में? ऐसा है कि वर्तमान जो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की 15 महीने की कार्यशैली, उसके कारण प्रदेश पूरी तरह से त्रस्त हुआ। और उसी में जो झूठी गारंटियों का पिटारा लेकर आए थे, उसके कारण जनता पूरी तरह खिलाफ हुई। और उसी क्रम में विधायकों की नाराजगी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जाहिर हुई। जी, एक बहुत बड़ी बात है कि कोई चुनावा विधायक और अपनी विधायकी छोड़ दे, इस बात को लेकर के मेरी जनता का काम नहीं हो रहा। और लोकतंत्र में हम चुन करके इसलिए आए हैं कि मुझे काम करना है, और मुख्यमंत्री जी कहें कि मेरे खजाने में पैसा नहीं है,
तो इस प्रकार की स्थितियों को लेकर 43 यानी 40+3 43 विधायक लेकर जो सरकार बनी थी बड़ी बड़ी गारंटियों के साथ, वो 34 के ऊपर आकर खड़ी हो गई। और आम जनमानस आज भी उसी स्थिति के अंदर खड़ा है, जिसको जो पिछली सरकार में सुविधाएं मिल रही थी, वो विकास मिल रहा था, वो विकास में भी पिछड़ गया, सुविधाओं में भी पिछड़ गया। और आज पुनः जो 9 बाई इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें 6 की घोषणा हो गई, 3 की इंतजार हो रही है, ये 9 के 9 बाई इलेक्शन केवल और केवल कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार और मंत्री जी के अपनी कार्यशैली और उनके जो ऐसे कार्य हैं जो जनता को पसंद नहीं है, उसके कारण हुआ है ये। और ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी ने थोपे हुए चुनाव हैं, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ लड़ेगी और 9 के 9 चुनाव जीतेगी। हम इस तैयारी से चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 4 जून जनता जो है उसमें इंतजार में रहे, क्योंकि ना केवल देश में बल्कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये माने कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तमाम कवायदे और जो उनके दावे हैं उसकी तैयारी अभी पूरी है। मेरा ये कहना है कि आज हम 4 लोकसभा की सीटें उसको जीतने के लिए पूरे दम के साथ लगे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को लेकर जनमानस में जा रहे हैं, और ये 9 उपचुनाव, ये ही हमारी प्राथमिकता है। 1 जून को पोलिंग होगी। हमारा जो स्पष्ट एजेंडा है कि एक बार इन्होंने काठ की हांडी चढ़ाई, अनेक अनेक प्रकार से युवाओं को ठगा, बहनों को ठगा, और प्रदेश की जनता को सब्जबाग दिखाए। 15 महीने तक कुछ नहीं किया, बैक गेयर लगाया, और अब दोबारा से उस काठ की हांडी को चढ़ाकर झूठे फार्म भरने का काम शुरू किया। तो जनता समझ चुकी है कि झूठी सरकार, झूठी गारंटियां, झूठी कांग्रेस, झूठे मुख्यमंत्री, और केवल श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जनमानस के पास आग्रह पूर्वक घर घर जाएगी, और इस कार्य में हम जुटे हैं। जी राजीव बिंदल जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं दल बेदल जो है एक ट्रेंड होता जा रहा है, चाहे हम उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर हम हिमाचल को ही देख ले, जो यहाँ की राजनीति में अभी हाल फिलहाल में ये घटनाक्रम सब कुछ बदला। क्या रातों रात राजनेताओं की जो निष्ठा बदल रही है उसका असर क्या चुनाव पर नहीं मिलेगा देखने को? क्या जनता इसको नहीं समझेगी कि अचानक से कैसे निष्ठा, कैसे आइडियोलॉजी, कैसे विचारधारा जो है बदल गई? हमें इसके अंदर एक चीज बड़ी स्पष्ट करनी है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यदि उनके प्रति सरकार की जवाबदेही नहीं है और वो दोबारा से मैंडेट लेने के लिए जनता में जा रहे हैं, इससे बड़ा साहस क्या हो सकता है? इससे बड़ी हिम्मत क्या हो सकती है? 1 साल के बाद, 15 महीने के बाद दोबारा से जनता के बीच में मैंडेट लेने के लिए जाना, 5 साल के बाद एमएलए नहीं जाना चाहता। अर्थात इतनी बड़ी नाराजगी, इतनी बड़ी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है सरकार और कांग्रेस ने, उसका परिणाम है ये। और जहां तक विचारधारा का सवाल है, हमारे पास एक सोची समझी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी एक नीति, नियत और नेता के साथ चलने वाली पार्टी है। जो हमारे परिवार में आएगा वो स्वाभाविक रूप से हमारे विचार के साथ, हमारी सोच के साथ, राष्ट्रवादी सोच के साथ काम करेगा, हमारी पंचनिष्ठाओं के साथ चलेगा, और राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं तृतीय, इस आधार के ऊपर उसको काम करना होगा। और फिर
आज प्रदेश में जो 5 साल पिछले और विकास के रहे वो जब पीछे हट रहे हैं, हमारा दायित्व है कि हम हिमाचल को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक प्रयास करें। नरेंद्र भाई मोदी जी और अरबों अरबों रुपया हिमाचल को दे रहे हैं और वो मिस यूटिलाइज हो, वो एप्रोप्रिएट तरीके से इससे जी भाई भतीजावाद हो, तो हमें कुछ तो करना पड़े इस नाते। जी डॉक्टर राजीव जी, जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि मंडी से कंगना रनावत को चुनावी मैदान में उतारा, उस पर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, आज उन्होंने इसको लेकर के जो है एक रोड शो भी किया है। जिस तरह की टिप्पणी की गई, क्योंकि जब विकास जी से राजीव जी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल की राजनीति में एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि बहुत पोलाइट होते हैं राजनेता, भले ही अलग हो जाए लेकिन अपशब्द नहीं कहते हैं। लेकिन अब अपशब्दों का भी जो है प्रयोग यहां पर होने लगा है। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट करके कहा कंगना रनावत को लेकर के, हम चाहेंगे कि इस पे भी एक टिप्पणी आपकी तरफ से। जिस प्रकार और हिमाचल की बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया, मैं इसको अन्यत्र कहना चाहूंगा। उन्होंने मंडी की मंडी लगाई है। मंडी मेरे हिमाचल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नगरी है, वो नगरी जो भगवान शिव की नगरी है, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, जहां से व्यास नदी का उद्गम है, और वो नगरी जहां पर पराशर ऋषि ने तपस्या की, उसकी मंडी लगा करके रख दी। मंडी के लोगों को किस तरह से अभद्र टिप्पणी के साथ इन्होंने जोड़ा, ये कांग्रेस की और खोखलापन, दिवालियापन और उनके दिमागी संतुलन के बिगड़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी। हमें सीमा में रह करके अपनी बात कहनी चाहिए, हमें सम्मान पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को और चुनाव लड़ने का अधिकार है। कंगना जी के आने से आपको इतनी क्या और बेरुखी हो गई, इतनी क्या परेशानी हो गई कि आपने उनके जीवन के ऊपर, चरित्र के ऊपर, मंडी के लोगों के ऊपर आपने आक्षेप करना शुरू कर दिया। सच में ये तो माफी और मांगने के बाद भी क्षमा करने योग्य शब्द नहीं है जो उपयोग किए गए हैं, और मंडी की जनता इसका ठीक से हिसाब लेगी और ठीक से जवाब भी देगी। जी राजीव बिंदल जी, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो है उनको मंडी से चुनावी मैदान में उतारने की एक तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से की गई, पहले तल्ख तेवर उन्होंने दिखाए, ऐसा लग रहा था डैमेज कंट्रोल की कोशिश, जिस पर अभी अभी आपने टिप्पणी भी की, आपने कहा कि बहुत ही गलत अपशब्द का प्रयोग यहां पर किया गया, तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं की गई होगी, लेकिन एक नाराजगी साफ तौर से नजर आई है। क्या इसको लेकर के आप देख रहे हैं? फिर उसके बाद नर्म तेवर पे चले आते हैं कांग्रेस के। पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे जी, इसका निर्णय उनको करना है, और जो भी उम्मीदवार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली के आधार पर, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों के आधार के ऊपर जनता में जाएगी। अब वहीं पर अटल टनल रोहतांग बनी है जी, जिसने हिमाचल का नक्शा बदला है। कीरतपुर से मंडी के अंदर अनेक बड़ी बड़ी टनल बनी हैं, और पूरा जो गोविंद सागर है उसके ऊपर बड़े बड़े पुल बने हैं। आवागमन सुगम हुआ है। पठानकोट से लेकर के मंडी तक 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। कांगड़ा से लेकर के और होते हुए मंडी के लिए 4 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है जी। जलंधर से मंडी के लिए नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। ये बदलता हुआ हिमाचल, ये इन विषयों को लेकर के और जनता में जाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उम्मीदवार उनका कोई भी होगा, हम अपनी बात के ऊपर टिक करके जनता के अंदर जाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली पर वोट मांगे जी। और वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि निर्दलीय जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है, अब क्या कदम होगा? मेरा और प्रत्येक व्यक्ति का एक लोकतांत्रिक अधिकार है
और ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं यदि किसी पद के ऊपर नहीं रहना चाहता तो मैं इस्तीफा दूं। वो लोग आजाद जी उन्होंने निर्णय किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी स्वेच्छा से दिया, माननीय स्पीकर साहब के घर जाकर के इस्तीफा दिया, उसके बाद किसी का इस्तीफा स्वीकार ना हो तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। हमारा आग्रह पूर्वक स्पीकर साहब से कहना है कि स्पीकर साहब, आप पेशे से वकील भी हैं, पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसा काम ना करें जो गलत परिपाटी बने। और वो तीनों माननीय विधायकों का मौलिक अधिकार है जिसको आपको समय रहते के ऊपर देना चाहिए और तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। ये वक्त की मांग है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव बिंदल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में और तमाम अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए। वहीं विकास जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे भी यहाँ पर मैं चाहूंगी कि तमाम बातें जो डॉक्टर राजीव बिंदल ने की, आपने सुना, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा और कहा कि कुछ भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम योजनाओं के जरिए ही हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और हमारी प्राथमिकता पहले जो है वो लोकसभा चुनाव जीतने की को लेकर के है। हम चाहेंगे इस पे अपनी टिप्पणी रखिए, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ। जो बिंदल जी ने कहा, ये अपनी ओर से पार्टी लाइंस पे इनका ये राजनीतिक वो है, मानना है कि इतना आसान, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि इतना आसान मैं विधानसभा चुनावों को नहीं, राज्यसभा जी और शिमला, हाँ। दो कांग्रेस के कैंडिडेट, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पे प्रतिभा सिंह जी भी कैंडिडेट नहीं हुए हैं जी, और शिमला पे भी अभी तक संशय है कि कौन यहाँ पर होगा। तो ये दो सीटें मुझे लगता है कि जहां पर एक अच्छी चुनौती कांग्रेस के द्वारा हो सकती है। निर्भर करता है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, कि कौन सामने होगा, उस पर निर्भर करेगा। उसके बाद इस पे कोई वो की जा सकती है। इन दो जगह मगर मुझे ये लगता है कि इतनी आसान रहा नहीं। जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए। इसी के साथ विकास जी के पास मैं दोबारा से चलूंगी। विकास जी, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर राजीव बिंदल से भी हमारी बातचीत हुई, जब मेरा सवाल उनसे खासतौर से किया गया था दल बदल को लेकर के कि क्या रातों रात जब आप पार्टी बदल लेते हैं तो क्या आपकी निष्ठा नहीं बदल जाती है, जनता इसको किस तरह से देखेगी, आप क्या सोच रहे हैं? तो चलिए, हमारे साथ फिलहाल विकास जी का संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन हम बता दें कि कई बड़ी बातें और अहम बातें जो हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने की है। यहां पर उन्होंने कहा है कि हम तमाम योजनाएं जो अब तक की गई हैं, अब तक जो हमने विकास कार्य किए हैं, पूर्व की जब सरकार बीजेपी की रही है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने जो अब तक 5 सालों में काम किए, उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव में उतरते हुए चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। प्राथमिकता हमारी यही है कि लोकसभा का चुनाव हम यहां पर जीते पहले, लेकिन वहीं उपचुनाव में हमने 6 के 6 जो विधायक कांग्रेस से छोड़ करके आए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए उन्हें हमने टिकट यहां पर दिया है और उनका हम भरपूर समर्थन करेंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि हम सुधीर शर्मा की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के बीजेपी के ही अंदर में एक नाराजगी जो है वो नजर आई है हमें। आज जनसभा के दौरान में भले ही उनके आंसू छल के, भले ही उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस छोड़ने का दुख है, लेकिन जब मैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, मैंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, क्योंकि बीजेपी अब पिता के समय में, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में ही थे और उस जैसी नहीं रही है कांग्रेस, और इसीलिए अब बीजेपी में शामिल होने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये बात जनसभा में उस मंच के दौरान कही। उन्होंने उनके आंसू छलके उन्होंने कहा है कि मैं बिकाऊ नहीं हूं और मैं जनसेवा करने के लिए पहुंचा हूं। तो वहीं राजेंद्र राणा की भी अगर हम बात करें तो काफी सालों के बाद जो है उन्होंने जाकर के प्रेम कुमार धूमल जो है उनसे मुलाकात की, उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद यहां पर प्राप्त किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुशल जेठी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, वो हमसे जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशल जी हमारे साथ, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी।
जी कुशल जी, सबसे पहले तो ये जो विधायक हैं नाराज हुए, नाराज के बाद राज्यसभा चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि मनाने की तमाम जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी। कहा भी गया था अगर मानते हैं, आना चाहते हैं तो वेलकम है। लेकिन अब जब उनको उपचुनाव का टिकट दे दिया गया है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो पहले विधायक भी थे, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस इस चुनौती को, कैसे देखेगी और उनके तौर पर उम्मीदवार के तौर पर कौन उतर सकता है? तैयारी देखो, जहां तक आपने खुद ही जो क्वेश्चन किया उसका जवाब भी आपने दिया। जहां तक ये नाराज हुए, कांग्रेस पार्टी ने की नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश करी जी। लेकिन अब ये जब ये हालात यहाँ तक पहुंच चुके तो ऐसा मालूम होता है कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इनको खरीद लिया था वो सिर्फ एक नाटक कर रहे थे नाराजगी का। अब ये अगर नाराज होते तो कम से कम, देखो घर से कोई बच्चा नाराज होता तो अपने माँ बाप से बात करता है, माँ बाप भी बच्चे से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि बातचीत कोई बंद होगी थी। लेकिन इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के इतने शिकंजे में कस चुके थे, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मुझे लगता है कि इनको खरीद लिया गया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया तो उससे हो गया। उसके बाद इन्होंने इमीडिएट इन्होंने क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने वहां से, मैं समझता हूँ कि कहीं पर इंसान कोई अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया 6 आदमी को, 6 कैंडिडेट्स को टिकट देकर, मुझे लगता है ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और ये भारतीय जनता पार्टी में एक विद्रोह की चिंगारी फूटेगी। आपके सामने धीरे धीरे ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। मुझे आप बताइए, जिन प्रेम कुमार धूमल जी को राजेंद्र राणा जी ने हराया, मुख्यमंत्री को डिक्लेयर किया गया था, आज क्या प्रेम कुमार धूमल जी, राज ठाकुर राजेंद्र राणा जी के लिए सरेआम वोट मांगेंगे? मुझे बताइए आप इस बात का ये जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या गगरेट से वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे कंवर वीरेंद्र सिंह, वो क्या भुट्टो के लिए वोट मांगेंगे? सवाल आपने मुझसे किया, एक सवाल यहाँ पर सुधीर शर्मा ने भी आज जनसभा में उस मंच से भी किया। उन्होंने कहा है कि वो जब अपनी माँ से मिले तो उनकी माँ ने भी कहा कि पिता जैसे अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, जब आपके पिता के समय में वो कांग्रेस पार्टी थी, अब कांग्रेस पार्टी बदल चुकी है। तो ये सवाल उनके भी मन में, उन्होंने कहा है मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं जनसेवा करने के लिए आया हूं, और आंसू छलके थे कांग्रेस छोड़ने को लेकर। ये सब बेकार की बात है। उनके पिताजी ने सारी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगाई और उनके पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे और मुझे लगता है वो आज स्वर्ग में बैठकर आंसू रो रहे होंगे कि मेरी औलाद ने आज मेरे ऊपर एक दाग लगा दिया, मेरे ऊपर एक दाग का धक्का मेरी औलाद के कारण लगा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो अगर चलो कांग्रेस पार्टी बदल गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी वही है जो आज भारतीय जनता पार्टी आज से 25, 30, 40 साल पहले थी? क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली होगी? ये क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या भारतीय जनता पार्टी में सारे राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? ये देखिए ना आप, ये जब ये आप चुनाव के आगे ना, चुनाव में मैदान में कूद चुके हैं, जनता इस बात का जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो जनता जिन्होंने इनको चुन के भेजा, बताइए उस जनता का क्या कसूर है? इनको तो जनता सबक सिखाएगी। इन्होंने 1.25 साल के भीतर ही इसको उपचुनाव के ला दिया। क्या जरूरत थी उपचुनाव की? अगर इनको पार्टी से नाराजगी थी, ठीक है जेठी साहब, नाराजगी थी, निराश हुए, पाला बदल लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा ना। हिमाचल की सरकार खतरे की घंटी उसके ऊपर है। राजेंद्र राणा ने भी कहा कि वेंटिलेटर पर है कांग्रेस। नहीं, वो तो जो मर्जी बोलते हो, तो जयराम ठाकुर जी पागलों की तरह घूम रहे हैं सुबह से शाम तक। जैसे आपको याद होगा कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, सुबह 7 बजे गवर्नर के पास चले गए कि जैसे इनकी आज शाम को गवर्नर रोक करा देगा। वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। कांग्रेस की सरकार स्थिर है, कांग्रेस की सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये 6 के 6 विधायक हारेंगे, कांग्रेस 6 की 6 सीटें जीतेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, और चुनाव के नतीजों के बाद भी मैं आपके चैनल पर आऊंगा और मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो ये दावे कर रहे कि 9 के 9 सीटें जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी तो 6 के चुनाव हो रहे हैं, 3 के तो भी चुनाव ही घोषित नहीं हुए। ये 9 के चुनाव हो रहे कि 9 की 9 हम जीतेंगे। जब 3 के होंगे तब की तब देखिएगी, लेकिन फिलहाल 6 चुनाव और 4 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी जी। लेकिन जेठी साहब, ठीक है, आप 9 के 9 चुनाव, यहाँ पर उपचुनाव जो है वो जीतने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में है। यही बात पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कही कि 4 जून को जो है वो नतीजे ये आ जाएंगे कि देश ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना कि कांग्रेस अपने ही पार्टी को, अपने ही नेताओं को बचा नहीं पा रही है। 6 की संख्या कम नहीं होती है, और ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों की भी हम बात कर ले तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या आला कमान को यहाँ पर और स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है? प्रतिभा सिंह की भी नाराजगी दिख रही थी। नहीं, प्रतिभा सिंह जी ने तो बोल दिया। देखो, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र, किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। आप बताइए ना, यहाँ कम से कम खुला होकर आदमी बोल तो सकता है ना कांग्रेस के अंदर।
वहाँ किसी को बोलने। लेकिन घर छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या नहीं है कि पार्टी उनको बचाए, रोके? मेरी अगर नहीं, मेरी भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये कह रहे हैं कि हमारी 400 पार सीटें आएंगी, तो ये उधार के कैंडिडेट क्यों ले रहे हैं? 400 पार और कैंडिडेट उधार, मुझे समझ नहीं आता। पूरे देश के अंदर अगर 400 पार है तो क्यों कांग्रेस के नेताओं को लेके जाने हैं? एक तरफ नारा दे रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होने जा रही है इन फ्यूचर में। देखिए आप, जो लोग जा रहे हैं, जो अपनी पार्टी के नहीं हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के होंगे? ये खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ठीक है जेठी साहब, एक आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी की कमजोरी, अगर वो बाहर से ही अपने प्रत्याशियों को ले रहे हैं, यानी जो भी नेता आ रहे हैं बाहर से दूसरी पार्टी से, उनको ही वो यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर बना रहे हैं, तो क्या उनकी ये कमजोरी आपके लिए बेनिफिशियल है, कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल है? क्या कांग्रेस इससे स्ट्रांग हो जाती है? क्या कांग्रेस का संगठन बच जाता है? क्या कांग्रेस की सरकार मजबूत हो जाती है? ये तो संभव नहीं है ना, आपको तो अपने घर को खुद ही मजबूत करना पड़ेगा। नहीं, हमारा घर देखो मजबूत है, हमारे घर में सेंध लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को माना है, उस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है। हमारे घर में सेंध लगी है, लेकिन सेंध लगने के कारण क्या है? कोई खाली हिमाचल प्रदेश में सेंध थोड़ी लग रही है। अब देखो ना, जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया, मुझे बताइए, मैं हजारों लाखों कार्यकर्ता गिना दूं जिनको आज तक नगर परिषद का, पंचायत का टिकट भी पार्टी ने दिया, वो भी पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। जिन लोगों को पार्टी ने विधायक बना दिया, मंत्री भी वो लोग रहे हैं, वो भी अगर बगावत करेंगे तो आम कार्यकर्ता क्या सोचेगा? मुझे बताइए। ये तो कार्यकर्ता जो बन गए, एमएलए बन गए, 2-2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है, अगर उसके बावजूद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, देखो ना, पहले आदमी चाहता है टिकट मिले, टिकट मिलने के बाद एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद सरकार बने, सरकार बनने के बाद मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। तो इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती, लेकिन उन 6 लोगों को या 9 लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो कार्यकर्ता जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दंगल 2024 में हम आज हिमाचल प्रदेश में जो 6 बागी विधायक है उनको लेकर के चर्चा कर रहे थे, क्योंकि उपचुनाव में ये 6 जो है वो मैदान में उतरेंगे और देखना है कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि दावे लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि हमारी कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बची रहेगी, उस पर कोई खतरा नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने यह साफ तौर से कह दिया है कि न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी 4 जून को बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दंगल 2024 में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए अमित शाह न्यूज के साथ।